अस्सलाम वालेकुम। आज हम खातून हुसैन का अफ़साना हज़ार पाया पढ़ रहे हैं। ये अफ़साना उनकी किताब पेशान में से है। मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर के ठंडे अंधेरे के बाद बाहर की चकनाचूंदा तपिश पर मैं हैरान रह गया। दरवाज़े का रंग स्लेटी और जाली मटियाली थी। स्प्रिंगों की हल्की सी आवाज़ से बंद हो गया। इस बंद दरवाजे के अंदर टंचर आयोडीन और स्प्रेड की बूथी और चमड़े मंडे लंबे बेंचों और पॉलिश उतरी कुर्सियों पर लोग बैठे अखबार और रिसालों के वर्क बेदिली से उलटते थे। मिरर नवाए वक्त पाकिस्तान टाइम्स और कमरे से बाहर चबूतरे पर मैं खड़ा था। मैं अभी चंद लम्बे पहले अंदर था और अब बाहर। इस चबूतरे से आगे जहाँ मैं इस वक्त खड़ा था एक छोटा सा लॉन था। उसके गिर्द खट्टे की घनी बाढ़। यहाँ से सामने की तरफ एक आध क्यारी नज़र आ रही थी जिसमें बेहद सुर्ख लहू ऐसे गुलाब थे और छोटे छोटे कटोरों की मादे कुछ जर्द फूल जिनका नाम मैं नहीं जानता। और इस लॉन के साथ साथ कच्चा रास्ता जो लकड़ी के सफ़ेद फाटक पर ख़त्म हो जाता था। मैं चबूतरे की 5 सीढ़ियाँ उतरकर खट्टे की बाढ़ के साथ चलता गेट तक आया। उसे खोला, उसकी चोलें भी हौले से चिड़चिड़ाई। फिर इस गेट के बाहर एक गुंजान सड़क फैली थी। बाहर निकलते ही मैंने पल भर को आंखें बंद की, सिर्फ ये देखने के लिए कि मैंने क्या देखा। सुर्ख अंधेरे होने से सब्ज अंधेरा बना, फिर जर्द जर्द रोशनी के धब्बे कभी स्याही माइल नीले, कभी सफ़ेद होने लगे। कुछ चीज़ों के खतूत जलते बुझते रहे। इन जलते बुझते अंधेरों के साथ फिर मेरे गले में वो फंदा आन पड़ा और हौले हौले मेरे जबड़े सुस्त पड़ने लगे। मुंह खुद ही खुल गया। मैंने दांतों को बाहम भींचने की कोशिश की और मेरी मुट्ठियां इस कोशिश में दुखने लगीं, मगर ऊपर तले के दांत एक दूसरे से जुदा ही रहे। आखिर मैंने जेब से वो शीशी निकाली और एक गोली मुंह में रखी। मुझे मालूम था कि मेरे अंदर एक हज़ार पाया पल रहा है, लंबे लंबे पंचों वाला कीड़ा जो रफ्ता रफ्ता अपने बेशुमार शाखें फैला रहा है, मेरी रगों में गाड़ रहा है। मगर मालूम होने के बावजूद मुझे यकीन नहीं था। अभी इस कमरे के अंदर डॉक्टर ने मुझे ही बताया था कि मैं सोचता हूँ मेरे अंदर कीड़ा क्यों कर पल सकता है। ये मुझे कतई नामुमकिन लगता है। गोली मेरे मुंह में घुल गई और मेरे जबड़े धीरे धीरे बहम मिलने लगे। मैंने अपने सामने पहली गुंजान सड़क को फिर देखा। इंसानों, रिक्शाओं, टैक्सियों, साइकिलों और स्कूटरों का एक दरिया बहता था। सामने हमीद जनरल मर्चेंट्स की दुकान में एक आदमी मोटी सी स्याह फ्रेम वाली ऐनक लगाए अखबार देख रहा था और एक हाथ से अपने बाल सुलाए जाता था। उसके बराबर चौड़ी चपटी नाक और बेहद घने स्याह बालों और घने और झुके कंधों वाला एक लड़का एक बुर्का पोश औरत के साथ औरत के सामने काउंटर पर क्रीमों की रंगीन ढक्कनों और लेबलों वाली बोतलें रखी जा रहा था। और दुकान की शीशों में बेशुमार चमकते रंग बिरंग डब्बे सजे थे। हमीद जनरल मर्चेंट्स। मुझे हैरत हुई कि 20वीं मरतबा यहाँ से गुजरने के बावजूद मैं इस दुकान को आज पहली मरतबा देख रहा हूँ। इस दुकान के बाद मुसलमान शूज़, अमीन ड्रग स्टोर और किंग्स हेयर कटिंग सैलून था। एक नौजवान हजामत वाला एप्रन पहने सर में चंपी करवा रहा था और चंपी करवाने वाले का चेहरा सुर्ख हो रहा था। कनपट्टियों की नीली भरी भरी रगें फूल गई थी। रेडियो पर ज़ाहिदा परवीन काफ़ी गा रही थी। ज़ाहिदा परवीन की आवाज़ और बहुत से गाने वालों की आवाज़ में बड़े बड़े हंगामों में बहुत दूर खड़ा भी पहचान लेता हूँ। और मुझे इस बात पे हैरत होती है कि कुछ लोग मसलन मेरे दोस्त ही आवाज़ों के दरमियान तमीज़ नहीं कर सकते। सलमान शुक्र से एक दुबला पतला आदमी छोटे से बच्चे की उंगली थामे बाहर निकला। बच्चे के हाथ में डोरी से बंधा जूते का डब्बा था और इसकी आंखें चमकती थीं। उस पर मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं घर से मुखालिफ किस्मत पर निकल आया हूँ। इससे मैं घूम कर रिक्शा स्टैंड पर पहुँचा। 3 रिक्शा साथ साथ खड़े थे और 2 खाली। एक में ड्राइवर इत्मीनान से सिगरेट पी रहा था। आज मैंने पहली बार देखा कि रिक्शा अजीब जानदार शक्ल रखता है और मुझे यूँ लगा गोया मैं रिक्शे को नहीं
किसी और जानदार चीज़ को देख रहा हूँ और ये चीज़ चलते-चलते मुँह मोड़कर मुझे देखेगी और कराहेगी। जिस तरह कभी मेरे अंदर पलने वाला हज़ार पाया मुँह मोड़कर मुझे देखेगा और कराहेगा। ड्राइवर ने एक लंबा कश लेकर मेरी तरफ देखा। "कहाँ जाओगे मियाँ जी?" उसने बेदिली से पूछा। "समनाबाद, आ जाइए, रुके ज़माने चाहे रो के खुदाई।" उसने मीटर चलाकर रिक्शा स्टार्ट किया। इस रिक्शे की सीटों पर नया-नया सुर्ख और सब्ज़ फूलदार प्लास्टिक चढ़ा था और सामने ड्राइवर के पुष्ट पे एक छोटे से जंगे में आईना जड़ा था और दाएं बाएं दरवाज़ों के साथ रंग-बिरंगे रेशमी फुंदरों की डोरियां झूलती थीं। हवा बहुत गर्म थी और इसमें पेट्रोल और मिट्टी की महक घुली थी। इस मिले-जुले महक पे मुझे एकदम इस बात पे हैरत हुई कि मैं समनाबाद जा रहा हूँ। समनाबाद क्या है? समनाबाद मैंने दिल में तलफ़्फ़ुज़ को सही किया और तब मुझे पहली बार इल्म हुआ कि चीज़ों के नाम भूलता जा रहा हूँ और चीज़ों के नाम खो जाएँ तो चीज़ें मर जाती हैं और मैं नाम गँवाना नहीं चाहता था। इसलिए मैं रास्ते के हर बोर्ड को पढ़ने की कोशिश की। कहबराए अदब शेख अताउल्लाह एडवोकेट तितली मार्का नल की शबनम गर्म मसाला ताबीज़ मोहब्बत संग दिल महबूज खिंचा चलाए मगर बहुत से बोर्ड और दीवानों के सितार तेज़ी में गुजरते गए जिन्हें मैं पढ़ ना सका। इससे मैं अपने करीब कुछ चीज़ों के नाम याद करना शुरू किए। रक्शे में बहुत सी चीज़ें थीं। कमीज़, टाई पिन, कलम, पटवा, नोट, पैसे। मगर मालूम नहीं क्यों चीज़ें अपने नामों से अलग हो चुकी थीं और मैं इन नामों को महफूज करने के पे दरपे था। तब से मैं हर चीज़ का नाम दिल में लेता हूँ। दरअसल अब मैं लफ्ज़ों में चीज़ें देखना चाहता हूँ, इसलिए अक्सर मेरे ज़हन में इसमों की एक लंबी फ़हरिस्त मुरतब होती रहती है, जैसे ये फ़हरिस्त मुझे कहीं जाकर सुनानी हो। नामों की लगन रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। कभी मुझे अपने इर्द-गिर्द के लोगों से हसद होने लगता है, फिर ये हसद नफ़रत बन जाता है और नफ़रत एक सया जुनून की तरह मुझे घेर लेती है। मेरे इर्द-गिर्द फैले इन लोगों के पास बहुत से ऐसे नाम हैं जो मेरे पास नहीं, जो कभी मेरी याददाश्त का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुझे लगता है कि ये लोग बहुत से नाम छुपा-छुपा कर अपने अंदर में महफूज़ रखे हुए हैं। उस पर मुझे यूँ महसूस होने लगा है गोया मैं कुछ लिखूँगा। दरअसल अब से 15-20 बरस पहले मुझे ये एहसास हुआ था कि मैं लिखना चाहता हूँ। चुनांचे मैंने कागज़ों की दस्ता ख़रीदा और अपने मेज़ पे लिखने का सामान सजाया, मगर जब मैं कलम उठाया तो मुझे लगा कि शायद मैं लिखना नहीं, पढ़ना चाहता हूँ। अभी लिखने का वक़्त नहीं आया, कभी आएगा। इसलिए मैंने पढ़ना शुरू किया, मगर चंद सतरें पढ़कर मुझे लगा कि अब मैं लिखूँ। मैं कलम उठाता हूँ मगर लिख ना पाता। दरअसल मुझे कोई ऐसी चीज़ लिखनी है जिसके लफ्ज़ नहीं थे। इसलिए मैं कलम परे रख देता और पढ़ने लगता। फिर कुछ अरसे बाद ही मैंने जाना कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं पढ़ना बंद कर दिया। 15 बरस के बाद अब अजीब बात है कि अब यकदम मुझे यूँ लगा कि मैं लिखना चाहता हूँ और लिख सकता हूँ। इसलिए मैंने कागज़ों का दस्ता ख़रीदा और लिखने का सामान अपने मेज़ पर सजाया। फिर मैं कलम उठाया और बहुत से घंटों तक लिखता रहा, यहाँ तक कि मेरी पेशानी पसीने से भीग गई। कलम तपने लगा और उंगलियों में जलन होने लगी, लेकिन लिख चुकने पर मैंने देखा कि कागज़ पे सिर्फ़ चंद चीज़ों के नाम तो दरअसल मैं ये लिखना चाहता था महज़ चीज़ों के नाम, वो तमाम चीज़ें जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैंने देखा है, जिन्हें देखता हूँ और अगर मैं इन तमाम चीज़ों के नाम लिख सकूँ तो यकीनन सैकड़ों सफ़े भर जाएँ। मगर मुझे अपने इस काम के लिए फ़राग़त कहाँ मिलती है? दिन भर कोई न कोई मेरे पास मौजूद रहता है मेरी देखभाल, मेरी दवा खिलाने के लिए। हालाँकि मैंने सबसे कह दिया कि मैं दवा खुद खाऊँगा। मेरे पास घड़ी है, मैं सेकंडों की सुई भी जिसमें सेकंडों की सुई भी लगी है। फिर भी ये लोग हरदम मेरे इर्द-गिर्द मंडलाते रहते हैं और मैं अभी अपनी इस तस्वीर का राज़ किसी पर खोलना नहीं चाहता। इसकी भी एक ख़ास वजह है। मैंने अपने लिखने वाले दोस्त को बस ज़रा-सा इशारा ही दिया था कि मुसलसल इबादत कोई चीज़ नहीं, लिखने वाले को सिर्फ़ इस्म जमा करने चाहिए। हर इंसान को अपने अलग इस्म ढूँढ कर रक्षा कर देने चाहिए और बस। और इस पे मेरा दोस्त हँस दिया। फिर जो डिक्शनरियाँ दुनिया का अज़ीम तरीन अदब है और उसकी इस नाफ़हमी पर मुझे सख्त मायूसी हुई। डिक्शनरी तो महज़ लफ्ज़ होते हैं, नाम नहीं।
नाम दरअसल चीज़ें हैं जो इंसान के साथ हैं, उसके अंदर हैं, और ख्वाब यही है कि मुबादा इंसान अपने हिस्से की इन चीज़ों के नाम फरामोश करते। इससे हर इंसान को अपना इल्म अपनी चीज़ें महफूज कर लेनी चाहिए, मगर ये सब कुछ मेरा दोस्त नहीं समझ सकता, इसलिए मैं खामोश रहा। अब मैं रात को चोरी छुपे अपने तसनीफ़ पे काम करता हूँ, जैसे कोई चीज़ मेरे अंदर से निकल कर बाहर आती है और बाहर आकर ख़त्म होती है। तो क्या मैं चीज़ों को ख़त्म कर रहा हूँ, अपनी जल्द अपने अपने लहू अपनी हड्डियों से नोच-नोच कर फेंक रहा हूँ, तो फिर चीज़ों को महफूज़ करने, इल्म को पाने ज़िंदा रखने का और क्या रास्ता होगा, अगर हम चीज़ों को पाकर उन्हें मार डालते हैं। इसीलिए रात को अक्सर सोते-सोते मैं शऊरी तौर पे कुछ शक्लें अपने सामने लाता हूँ और फिर उनके नाम चस्पा करता हूँ। बहस बिना नामों की चीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है और मुझे आधी-आधी रात को अपनी तसनीफ़ के वर्क उल्टे पड़ते हैं, और ऐसा करने में मुझे अपने इर्द बसने वाले इंसानों से सख्त बख़ाश होती है। ये लोग अपने सीने में ये लोग नाम अपने सीने में दबाए हैं और नामों की ज़मानत के बोझ का इल्म नहीं रखते, और इसलिए उनके सीने सांसों के दरमियान कशीदगी और फ़राग़त के साथ फैलते सिकुड़ते हैं। कभी-कभी मुझे यूँ लगता है जैसे अपनी तसनीफ़ से मेरा जी उकता गया है, और ये उस वक़्त होता है जब मुझे अपने अंदर लंबे-लंबे पंजों और सरसराती शाखों की हरकत महसूस होती है और मेरी शाहरग में फंदा सा लग जाता है। मेरे जबड़े ढीले पड़ जाते हैं और घना घना लाभ मुँह में फिर आता है, जो ना ही अंदर जाता है और ना ही बाहर। और उसके साथ ही मेरा दहन कुछ एक जानिब को ढीला पड़ने लगता है। उस वक़्त मुझे अपनी तसनीफ़ बेकार महसूस लगती है। ना सिर्फ़ तसनीफ़ बल्कि हर चीज़ के पंजे फैलाते इस हज़ार पाए से बढ़कर कोई नाम, कोई चीज़ ज़िंदा नहीं। ये तमाम नामों, लफ्ज़ों का बढ़ता, फैलता, काटता, निकलता सच है। ये खुद मफ़हूम है, मगर मेरी बीवी फ़ौरन शीशी खोलती है और गोली निकालती है। लो जल्दी करो, देखो आधा घंटा ऊपर हो गया। मैं चाहता हूँ कि गोली ना खाऊँ, मगर बोलते-बोलते मेरी आवाज़ भी बदल जाती है और कभी-कभी मेरी आवाज़ भी मर जाती है। ऐसे में वो डॉक्टर जेkyll और मिस्टर हाइड की कहानी याद आ जाती है और मैं अपने आप को इस बदलते लम्हे में देखना चाहता हूँ मगर मैं अक्सर आईने से दूर रहता हूँ। हकीकत ये है कि मेरे कमरे में कोई आईना ही नहीं। अब एक अरसे से हज्जाम मेरे शेव बनाता है और जब गुस्से के बाद मैं आईने के सामने बालों में कंघी करता हूँ, उस वक़्त ये बदलता लम्हा मौजूद नहीं होता। आखिर एक रात मैंने आईना अपने पास रखा और फिर अपनी तसनीफ़ में मसरूफ़ हो गया। मुझे लगता है अब मेरे तमाम नाम ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं रोज़ के 3-4 नाम भी नहीं लिख सकता और कलम लेकर देर तक बैठा रहता हूँ। हकीकत ये है कि एक तरह के से नामों का ख़ात्मा हो चुका है, क्योंकि मैं उन्हें अपने अंदर से बाहर ले आई हूँ और बाहर आके लफ्ज़ बन गए हैं। इसलिए मैं अपने आप को बिल्कुल खाली महसूस करता हूँ, सिवाय उन चंद लम्हों के जब मेरे अंदर जान भरी शाखें फैलती, लोगों को चूसती, कुलबुलाती हैं। तो उस रात मैं कलम लेकर बैठा रहा। घड़ी की सुई 1:30 पर पहुंचने वाली थी और उस वक्त अलार्म को बजना था। मेरी बीवी रात को 2-2 घंटे का अलार्म लगा के सोती है और मुझे दुआ खिलाती है, मगर आज मैंने हाथ बढ़ाकर अलार्म का बटन बंद कर दिया। फिर रफ्ता-रफ्ता मेरे जबड़े की गिरफ्त ढीली बढ़ गई और उसके साथ ही मेरी आँखों के पपोटे नीचे गिरने लगे। मैंने मुट्ठियाँ भींचकर अपने दाँत को मिलाने की कोशिश की और इस कोशिश में मैं पसीने से तर हो गया। फिर मेरे गले और सीने में किसी चीज़ ने करवट ली। ये वही कीड़ा है जो मेरे अंदर पल रहा, बातें करते हैं। लिहाजा अब मुझे नामों का नहीं, ठोस चीज़ों का ख्याल रहने लगा। असल वजूद चीज़ों का अपना था, ठोस चीज़ें, और इन चीज़ों को बिना नामों के अपनी याददाश्त में लाना ज़रूरी था। इसलिए मैंने घर की मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लेना शुरू किया। कभी बैठे-बैठाए मुझे कोई पुरानी, बहुत पुरानी ये चीज़ याद आ जाती है। मसलन एक रात अचानक मुझे अपना पुराना तंबाकू पीने का पाइप याद आया। मैं सोते से उठकर बैठ गया। अब ज़रूरी था कि मैं अपनी इस चीज़ को देखता, छूता, और मालूम नहीं वो बरसों से कहाँ रखी थी। मैंने अपनी बीवी को जगाया, उसे याद दिलाया कि आज से 6-7 बरस पहले जो पाइप मैं पीता था वो कहाँ है। मेरी बीवी ने आंसू भरी आवाज़ में कहा, सो जाओ, सो जा। मगर मैं इसरार करता रहा और इस बात पर हैरान होता रहा कि मेरी बीवी की आंखों से टप-टप आंसू गिरते हैं। मैं उठकर सारे घर में पाइप ढूंढता रहा, संदूक, अलमारियां, दराज। आखिर वो मुझे रत्ती के कागज़ों में के बक्स में पड़ा मिल गया। मैंने उसे देखा, छुआ और फिर वहीं
डाल दिया। अब मुझे मालूम था कि मौजूद है, अगर वो ना होता तो फिर ये ख़्याल ही मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मगर रफ़्ता-रफ़्ता मुझे ख़ास चीज़ों का ख़्याल आना बंद हो गया। अब मैं किसी चीज़ की नहीं, यूँ ही चीज़ों की तलाश में रहने लगा। चीज़ें, बेशुमार चीज़ें। एक रोज़ मेज़ की दराज़ में बहुत से कागज़ों, पेंसिलों, छोटे-छोटे पुर्ज़ों तले ज़र्द कागज़ मेरे हाथ आए। ज़र्द कागज़ों के कागज़ जिनकी गिर्द सुरमई चिकने एक्स-रे फ़ोटो थे। मुझे याद आया कुछ महीने पहले ही मैंने ये एक्स-रे करवाए थे। मैंने इस चिकने सुरमई कागज़ों को रोशनी के सामने रखकर देखा, गोल-गोल पसलियों का खौल, जिसके पीछे पेच-कुन खजूरें की सी शाख चली जाती थी और इन पसलियों के अंदर अंधेरा उभरा था और खालीपन भी खतरे का निशान याद दिलाती खोपड़ी। इस कीड़े ने अपने लंबे-लंबे पंजे मेरे शाहरग में गाड़ दिए। मफ़हूम महज़ का ख़याल अंधेरा सामने उमड़ आया। ऐन वक़्त पर मेरे हाथ ने बढ़कर आइंदा उठाया और इस आइंदे को देखकर मुझे नामों के लिए बेफ़ायदा होने का यकीन आया। मैं खुद अपने साथ बरसों से ज़िंदा था और अब तक महज़ नाम से अपने आप को पहचानता था, मगर अब ये पहचान ओपरी थी। इस ओपरी पहचान के अंदर एक और पहचान थी, सख्त छिलके के अंदर बीज का गूदा, और इस गूदे की कोई शक्ल नहीं होती, इसका कोई नाम नहीं होता, मगर फिर भी उसकी एक पहचान होती है। चुनांचे मैंने अपने आप को देखा और भग से कुछ मेरी कनपट्टियों में जल उठा। अरे 2 बज गए। मेरी बीवी हड़बड़ाकर जाग उठी और पानी का गिलास मेरे पेश पे लाई। तो जल्दी करो, इतनी रात तक जाग रहे हो। हाँ, मैंने मरती आवाज़ में कहा। देखो, मैं जबड़ा टेढ़ा हो रहा है, मैंने अपनी बीवी से कहा, और मेरी बीवी ने तेज़ी से मुंह फेर लिया, फिर दुपट्टे से चेहरे का मुंह पोंछने लगी। मुझे मालूम था वो रो रही है। नहीं, दवा की देर हो गई है और कोई बात नहीं, मगर उस रोज़ के बाद अपनी तसरीफ से मेरा जी बिल्कुल उचाट हो गया। हर चीज़ के ऊपर एक खौल चढ़ा था और खौल के अंदर एक गर्म धड़कता गूदा 1000 पाया था। हर चीज़ शाखें फैलाए रखे मसलते 1000 पाए छुपाए थी नाम के बेजान खौल के अंदर। इसलिए अब अक्सर चीज़ों के नाम मेरी याददाश्त ने ठुकरा दिया। अब मैं कम से कम नामों के साथ रह रहा था। कभी कभी तो बहुत ज़रूरी चीज़ों के नाम भी मेरी ज़ुबान पर ना आते और मेरे बच्चे मुंह फेंक के आंसू पोंछते और फिर मेरे सामने मुस्कुराते और खुशदिली से उसके साथ वही खजूरे की सी शाख चली जाती थी और चकोर जपड़े माथे में खड्डे घड़े और इन घड़ों के अंदर अंधेरा भरा था और खालीपन। इन दोनों कागज़ों पर नीचे कोने में एक नाम लिखा था जो मेरा नाम था। तब मैंने जेल में ढकी अपनी पसलियों और बालों में ढके अपने सर को देखा, महसूस किया इस गोल गोल पसलियों के खौल को, और वो 1000 पाया मेरे अंदर अपने पाँव फैलाकर रेंगने लगा, मेरे पसलियों को मसलता, और मुझे यूं लगा वो 1000 पाया मेरी तरफ मुंह मोड़कर देखेगा और कराएगा, और ये मफहूम महज का ख्याल अंधेरा होगा, अटल, फैलने वाला, जिंदा रहने वाला, हर चीज़ का अव्वलीन और आखिरी वाहिद मफहूम। देखो, दरअसल मैं ये हूँ। मैंने अपनी बीवी से कहा और समई कागज़ के सामने उसके सामने फैला दिया, मगर वो कुछ ना समझ सकी। हाँ, अब तो ये अक्षय के काम नहीं, कहीं डाल दीजिए। इस वक्त मैंने ये जाना कि ये सिर्फ मैं नहीं, ये मेरी बीवी है और मेरे बच्चे, दोस्त, और सड़कों, बस्तियों, जाड़ों में घूमने वाले सब इंसान, तमाम के तमाम वजूद। उसकी आखिर में उसकी पहचान, कोई पहचान नहीं सिवाय कोने में लिखे उसके नाम, और नाम जब आदमी से बाहर हो जाए तो ख़त्म हो जाता है, मगर नाम के ख़त्म होने पे भी एक का अलग, हर एक का एक खाली पन है ये, और बहुत से खालीपन है, और अपने अंदर हम अपने खालीपन को पहचानते हैं। को बज़ाहिर हमारी नज़र हमें इत्मीनान दिलाए कि हमारी कोई पहचान नहीं। इसलिए इसके बाद मेरी तमाम तर तवज्जो अपने अंदर पड़ने वाले इस हज़ार पाए पर मसकूर हुई। मैं उसे जानना देखना चाहता था, मगर डॉक्टर का कहना था कि वह किसी एक्सरे में नहीं आ सकता, कि वह एक जान है, जबड़ों भरी सचराती जान। एक रोज़ मैं कागज़ों का बरंदा सामने रखा बैठा जिस पर बेशुमार लफ्ज़ लिखे थे, मगर मैं
इनमें से एक लफ्ज़ को भी नहीं पहचानता था कि अचानक इस कुलबुलाती जान ने मेरे अंदर यूँ फैलना शुरू किया कि मैंने जाना गोया फट जाऊँगा। कुछ मेरे अंदर फैल रहा था, हर एक का लहू चूसा। मैंने साँस सँभालने की कोशिश की और मेरी पेशानी से टप-टप पसीना बहने लगा। मेरी बीवी ने जल्दी से मेरा मुँह खोलकर ज़ुबान अंदर रखी, मगर मेरे मुँह में ज़ुबान की जगह बेशुमार सुइयाँ भरी थीं। दुआ भी दुआ भी एक सुई थी कि सुइयों में मिल गई। कोई चीज़ मेरे अंदर बढ़ रही थी, फैल रही थी, मेरी जिल्द फटने के करीब थी। तब मुझे मालूम हुआ कि अब इसके राह का वक़्त आन पहुँचा है, जो पहली और आखिरी आवाज़ है। मगर मैं डॉक्टर को कहते सुना, इस हसार-पाए को ख़त्म कर दो, इसे हलाक कर दो। नहीं, नहीं, मैंने कहना चाहा, ज़हरीला धड़कता कूदा ये जोड़ों भरा मेरे अंदर है, हर मकाम पर, मेरे हर मसाम पर और दुनिया के हर लफ्ज़ पर हावी है। मैंने कहना चाहा, मगर मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा। कुछ कहा भी या नहीं कि आवाज़ मुड़ चुकी थी और अब ये मुझे ले जा रहे हैं। मैं जानता हूँ ये मुझे भेजा रहे हैं कहीं बाहर वीराने में, अंधेरे और घने सन्नाटे में। यहाँ मेरे हिसाब पर इस पहले और आखिरी लफ्ज़ को हलाक कर दिया जाएगा, अंधेरे और घने सन्नाटे में।